हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 311 से 320 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का दूसरा वीडियो है। पुरानी वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि टू स्मॉल ऑरिफिसेस of diameter D1 and D2 are respectively placed on one side of a tank। इसमें कहा जा रहा है कि हमारा एक टैंक है जिसके साइड्स में हमने सर्कुलर ऑरिफिस किया और उनका जो साइज है वो स्मॉल है। अभी स्मॉल का मतलब ये है कि जो हम ऑरिफिस कर रहे हैं यहाँ पर जो इसकी डायमेंशन है विथ रिस्पेक्ट टू हेड वो हमारी कंपेरेटिवली स्मॉल है। ठीक है, बिकॉज यहां पे ऑरिफिस को स्पेसिफिकली मेंशन किया जा रहा है कि स्मॉल ऑरिफिस है, तो कंपेयर टू हाइट हेड जो अवेलेबल है ऑरिफिस के लिए वो हमारा स्मॉल माना जाएगा। तो इसका एडवांटेज क्या होगा हमारा कि जो इसमें क्रॉस सेक्शंस होंगे, ठीक है, देयर आर डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस, ठीक है, तो उन क्रॉस सेक्शंस के थ्रू जो हमारा वेलोसिटी होगा जेट का, बिकॉज जो पानी हमारा निकल कर आएगा ऑरिफिस से उसको हम जेट बोलेंगे और जो वेलोसिटी होगी जेट की एंटायर क्रॉस सेक्शन पे वो हमारी कांस्टेंट होगी। और वो जो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी दैट थ्योरेटिकल वेलोसिटी इज गिवन बाय √2gh। अगर हम ऑरिफिस पर हमारा हेड h अवेलेबल है तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी हमारी √2gh होगी। एंड बेस्ड ऑन दी बर्नौलीज इक्वेशन हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। अगर हमारा लार्ज ऑरिफिस होता तो हमारी जो ये इक्वेशन है दिस इज नॉट वैलिड, बिकॉज वहां पर वर्टिकल डायमेंशन जो है ऑरिफिस की वो हमारी अलग अलग होती एज कंपेयर टू हेड, हमारी वेरी करती। मीन्स अगर हमारा ऑरिफिस लार्ज है तो जो हमारी स्ट्रीम लाइंस जा रही हैं इस वाली क्रॉस सेक्शन की टॉप स्ट्रीम लाइन पे हमारा H1 हेड होगा, दूसरी स्ट्रीम लाइन पे H2 होगा, तीसरी स्ट्रीम लाइन पे H3 होगा। तो हम देखेंगे अलोंग दी वर्टिकल डायमेंशन ऑफ दी लार्ज ऑरिफिस हमारा हेड जो है वेरी कर रहा है, तो हम स्मॉल एलिमेंट एरियाज लेके उनका इंटीग्रेशन से हम डिस्चार्ज निकालेंगे थ्रू दिस ऑरिफिस। तो यहाँ पे ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, तो हमारा जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आएगा वो आ जाएगा एरिया ऑफ दी ऑरिफिस इनटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी आपको कितनी मिली √2gh, और जो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी हुई अकाउंटिंग फॉर द लॉसेस यहाँ पे डिस्चार्ज कोएफिशिएंट आप कंसीडर करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ हम थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कैलकुलेशंस कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे डिस्चार्ज कोएफिशिएंट की कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो पहला हेड है हमारा जो पहले डायमीटर D1 है उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो हेड है वो 25 सेंटीमीटर है एंड 1 मीटर बिलो कॉन्स्टेंट सरफेस ऑफ वाटर वो हमारा है D2 के करस्पॉन्डिंग। और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हमारा दोनों ऑरिफिस के थ्रू डिस्चार्ज सेम है तो दोनों डायमीटर के रेशियोज क्या होंगे। तो वी विल इक्वेट दीज डिस्चार्जेस। तो हमारा हो जाएगा A1 √2gh1 इक्वल टू A2 √2gh2। A1 बिकॉज हमारा यहाँ पर सर्कुलर ऑरिफिस दिया है तो सर्कुलर ऑरिफिस का जो एरिया है π/4 D1 स्क्वायर हो जाएगा √2gh1 π/4 D2 स्क्वायर 2gh2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट D1 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर इज इक्वल टू √h1 अपॉन √h2। यहाँ पर h1 की वैल्यू आप 0.25 मीटर सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज डायमेंशन सेम रखनी है आपको, यहाँ 1 मीटर रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 0.5/1 का स्क्वायर रूट, तो यू विल गेट 1/√2। सॉरी, यहां पर ये हमारा H2 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, H2 अपॉन H1 होगा। सो ये इसका रेसिप्रोकल होगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 1/0.5। दिस विल बी गिवन एज √2। तो हमारा D1
अपॉन d2 का जो रेशियो है वो हमारा हो जाएगा √2:1। ध्यान रखना है आपको, जब आप ये रीअरेंज कर रहे हैं तो आपका H1H2 किधर जाएगा ये आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। The streamlines of a flow net are concentric circles if the velocity at a radius 0.6 मीटर रेडियस पे हमारी जो वेलोसिटी है वो 2.7 मीटर पर सेकेंड है और हमें 0.9 मीटर पर वेलोसिटी निकालनी है और हमारी स्ट्रीम लाइंस जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ, कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये है कि जो फ्लो है उसका जो जितने भी पार्टिकल्स, हमारे जो फ्लूइड पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ रोटेशन है, वो सेम है फॉर ऑल दी फ्लूइड पार्टिकल्स इन द फ्लूइड सिस्टम। तो जितनी भी स्ट्रीम लाइंस हमारी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है एक तरीके के सिलेंड्रिकल फ्री वर्टेक्स मोशन में ऐसा फेनोमेना होता है जहां पर आपका जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं वो हमारी सर्कुलर मोशन फॉलो करती हैं। तो इस केस में हमने कैलकुलेशंस की हैं स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल से, जहां पर ये देखने को मिलता है कि जो हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी है यानी v थीटा है, ठीक है, वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। रेडियस क्या है? जो सेंटर ऑफ रोटेशन से हमारा ये जो रेडियस है और यह इस रेडियस पे जो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली देखें तो हर कंसेंट्रिक सर्कल पे हमारी वेलोसिटी रिड्यूस होती जा रही है जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ रोटेशन से दूर जा रहे हैं। तो ये हमारा एक तरीके से एक सोर्स सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है वो k/r से हमने लिखी हुई है एंड दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा v1r1 इज इक्वल टू v2r2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि फ्री वर्टेक्स मोशन में होता है। तो v1 वेलोसिटी आपकी दी हुई है 2.7 मीटर पर सेकेंड एट अ रेडियस कितना है 0.6 मीटर पे, और जो दूसरी वेलोसिटी आपको निकालनी है कितने रेडियस पे निकालनी है 0.9 मीटर पे निकालनी है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो जो वेलोसिटी होगी वो 1.8 मीटर पर सेकेंड होगी दूसरे रेडियस पे। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे सेंटर ऑफ रोटेशन से वैसे वैसे हमारी जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस होती जाएगी इन केस ऑफ फ्री वर्टेक्स मोशन, जहां पर स्ट्रीम लाइंस जो हैं वो हमारी कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं और फ्लूइड पार्टिकल्स एक पॉइंट के अबाउट सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं और जो टेंजेंशियल स्पीड है वो हमारी रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है, ठीक है। और किसी भी टेंजेंट पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो वेलोसिटी अलोंग ईच स्ट्रीम लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और फ्लो हमारा इरोटेशनल फ्लो है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर एक स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ है, साई जो साइन है ये स्ट्रीम फंक्शन को डिनोट कर रहा है, जहां पर ये क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि जो स्ट्रीम फंक्शन है वो हमारा 2D फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर हमारा दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा फ्लो स्ट्रीम फंक्शन को लिखा गया है और हमें बताना है कि हमारा जो फ्लो है वो किस टाइप का फ्लो है और कौन सी इक्वेशंस इसमें एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं हमारी इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो का मतलब ये है कि जब पार्टिकल्स हमारे मूव कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अलोंग, तो वो अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा वो फ्लो कहलाएगा इरोटेशनल फ्लो। जैसे ये अगर हमारा स्ट्रीम लाइन है, इसके अलोंग हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो आप यहाँ देखो कि अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो इसके अबाउट हमारे पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा फ्लो सर्कुलेशन फ्लो तो हुआ। लेकिन जब ड्यूरिंग द मोशन हमारे ये पार्टिकल्स अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा रोटेशनल फ्लो। और ये रोटेशनल फ्लो तब पॉसिबल होगा जब उस पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स है उस पे हमारी टॉर्क लग रही हो, और टॉर्क हमारी कहाँ से आएगी? जो फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच में शियर फोर्स, शियर स्ट्रेसेस हैं, जो कि शियर फोर्सेस हमारी टॉर्क जनरेट करेंगी, जिसके बेसिस पर ये हमारा पार्टिकल रोटेट करेगा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो हमारा जो भी स्ट्रीम फंक्शन है उसका कंसेप्ट हमारे लैग्रेंज ने दिया था। तो 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब है हमारी की जो डेंसिटी है फ्लूइड फ्लो की वो हमारी कांस्टेंट है। तो स्ट्रीम फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से डिटरमाइन किया गया है, जहां पर अगर उसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारा जो वेलोसिटी हमारा x डायरेक्शन, बिकॉज वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसको दो कंपोनेंट्स में दो रिजॉल्व कर सकते हैं u एंड v।
ठीक है, तो अगर स्ट्रीम फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y एक्सिस की तरफ, तो हमें जो वेलोसिटी मिल रही है वो x डायरेक्शन के अलोंग मिल रही है। एंड इसी तरह सिमिलरली x डायरेक्शन के अलोंग हम स्ट्रीम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारी निगेटिव ऑफ दी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन मिल रही है। तो अगर आप इस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में ये स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रीम फंक्शन है वो हमारा कैंसिल आउट होके जीरो दे रहा है। इट मींस स्ट्रीम फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है एंड इज सेटिस्फाइड ओनली फॉर 2D फ्लोज। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्ट्रीम फंक्शन है केवल हमारे 2D फ्लो सिस्टम के लिए पॉसिबल है। और अगर हमें इरोटेशनल फ्लो चेक करना है कि हमारा फ्लो रोटेशनल है या इरोटेशनल है, तो आपको जो रोटेशनल कंपोनेंट है ओमेगा जेड, जिसकी जो मैग्नीट्यूड है 1/2 del v अपॉन del x माइनस del u अपॉन del y जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। तो अगर आप इस del v by del x में वापस स्ट्रीम फंक्शन रखेंगे तो जो ये इक्वेशन आएगी, दिस इज कॉल्ड लैप्लास इक्वेशन। तो अगर कोई भी इक्वेशन आपकी लैप्लास इक्वेशन फॉलो कर रही है, कोई भी स्ट्रीम फंक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा इरोटेशनल फ्लो है पहले तो, एंड दैट फ्लो इज सेटिस्फाइज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, बिकॉज स्ट्रीम फंक्शन तभी पॉसिबल है जब वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड लैप्लास इक्वेशन फॉलो कर रहा हो। तो अगर इस स्ट्रीम फंक्शन को आप देखोगे तो ये हमारे इरोटेशनल फ्लो की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लैप्लास इक्वेशन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रीम लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लो नेट डायग्राम दिखाया हुआ है, एक डैम, ये आपने सभी ने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, जिसमें जो रेड लाइंस दिख रही हैं आपको, ये हमारी स्ट्रीम लाइंस हैं जिन्हें आप फ्लो लाइंस बोलते हैं। ठीक है, और इस पर अगर कोई भी आप टेंजेंट खींचोगे किसी भी पॉइंट पे, तो हमें उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी। और ये जो ब्लू लाइन में दिख रही है ये आपकी इक्विपोटेंशियल लाइन है, और इस पॉइंट के पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पर हमारा इक्विपोटेंशियल होगा, यानी सभी पॉइंट्स पे सेम पोटेंशियल होगा। और जो भी फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल हेड डिफरेंस हो रहा है, वो पोटेंशियल हेड डिफरेंस हमारा हेड की वजह से हो सकता है, हमारा प्रेशर की वजह से हो सकता है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे इक्विपोटेंशियल लाइन नंबर 1 पे देखेंगे तो यहाँ का जो पोटेंशियल हेड होगा इन पॉइंट्स पे एज कंपेयर टू जितने पॉइंट्स हमारे इक्विपोटेंशियल लाइन नंबर 8 पे लाई कर रहे होंगे उनसे ज्यादा होगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन अगर हम देखें तो किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो अगर हमें उसका स्लोप चाहिए तो dy by dx जो होगा स्ट्रीम लाइन के केस में यहाँ पर मैंने डराइव किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जो रेशियो आता है जो स्लोप का किसी भी पॉइंट पर, वो आएगा dy by dx इज इक्वल टू v by u। इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखना, स्ट्रीम लाइन के लिए ये इक्वेशन होगी स्लोप की, और वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए जो वेलोसिटी पोटेंशियल है उसके बेसिस पर जब आप इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए करेंगे, बिकॉज पोटेंशियल हेड की बात करें तो वी विल गो फॉर पोटेंशियल फंक्शन, और पोटेंशियल फंक्शन का जब आप यूज करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी इक्विपोटेंशियल लाइन की वो माइनस u by v आएगी। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में कि दो हमारी लाइंस परपेंडिकुलर तब होंगी जब उनके बीच का जो स्लोप का प्रोडक्ट है यानी m1 इंटू m2 जो दैट इज -1। तो अगर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो v by u इंटू माइनस u by v इज -1 विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो किसी भी इंस्टेंट पे आप, ठीक है, ये हमारे परपेंडिकुलर्स होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो दे आर ऑर्थोगोनल वेयर मीट। तो स्ट्रीम लाइंस और पोटेंशियल लाइंस हमारी एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल होती हैं। दे कैन बी ड्रॉन ग्राफिकली फॉर विस्कस फ्लो। विस्कस फ्लो के लिए इसलिए एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज विस्कस फ्लो में हमारी रोटेशनल फ्लो हो जाएगा, बिकॉज वहां पे शेयर फोर्सेस रहेंगी जो कि हमारा टॉर्क एक्ट करेंगी, जिसकी वजह से हमारा रोटेशनल फ्लो होगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट करेंगे, वहां पर हमारा फ्लो नेट एप्लीकेबल नहीं है। और दे फॉर्म मेसेज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते, यहाँ पे जो ये डायमेंशंस हैं a by b, इन दोनों के बीच में हमारा एक सर्टेन रेशियो रहता है, वो परफेक्ट स्क्वायर को रिप्रेजेंट नहीं करते फ्लो नेट में। दे कैन बी डिटरमाइंड मैथमेटिकली फॉर ऑल बाउंड्री कंडीशंस। जहां पर हमारी विस्कोसिटी आ जाएगी, ठीक है, विस्कस फ्लो आ जाएगी बाउंड्री कंडीशन में, वहां पर हम मैथमेटिकली इन स्ट्रीम लाइंस और इक्विपोटेंशियल फंक्शंस को अप्लाई नहीं कर सकते।
तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। द टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी अ कंक्रीट टैंक, एक टैंक है हमारा, मान लेते हैं उसका जो सरफेस एरिया है वो हमारा ए है एंड दैट एरिया इज दिस, ये हमारा टैंक का एरिया है जिसको हम ए बोल रहे हैं, कैपिटल ए, और एक रेक्टेंगुलर वियर दिया हुआ है इससे, जिससे हमारा जो वाटर है वो डिस्चार्ज हो रहा है। और इसमें बोला जा रहा है कि 16 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर हेड जाने में क्रस्ट, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट। ठीक है, इस क्रस्ट के ऊपर हमारा मान लेते हैं सर्टेन हमारा हेड है h, इसको आपने मान लिया दिस इज h1, जो कि इनिशियली हमारा 16 सेंटीमीटर था। अब h1 जब हमारा 16 सेंटीमीटर था, 16 सेंटीमीटर से h2 पोजीशन में पहुंचने के लिए हमारा हेड हो गया 8 सेंटीमीटर, और इस बीच में टाइम लगा हमारा t1 16 मिनट्स। और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम इस 8 सेंटीमीटर के हेड से पहले यहां गए 16 से हेड, उसके बाद हमें क्रस्ट लेवल तक जाना है, इस लेवल तक, दिस इज द क्रस्ट लेवल। इस लेवल तक पानी को रिड्यूस करने के लिए मान लेते हैं कि हमारा H3 जो है विच इज 0, बिकॉज क्रस्ट के सरफेस तक जाएंगे तो हमारा हेड जो 0 हो जाएगा, उसके लिए हमारा टाइम T2 हमें निकालना है। तो मैथमेटिकली हमारा ये इक्वेशन आती है रेक्टेंगुलर वियर के लिए कि टाइम जो हमें चाहिए H1 हेड से H2 हेड तक पहुंचने के लिए, अगर हमारा L जो है लेंथ ऑफ क्रस्ट जो है, दिस जो ये B है, ये आपका एक्चुअली यहाँ पर फॉर्मूले में दिया है B इज इक्वल टू L है, तो लेंथ ऑफ क्रस्ट हो गया, ये एरिया ऑफ फ्लो हो गया। ठीक है, दिस इज द डिस्चार्ज कोएफिशिएंट फॉर द वियर। तो अगर आप निकालेंगे तो इस ये फॉर अ डिफरेंट कंडीशंस, एक रेक्टेंगुलर वियर के लिए कांस्टेंट होगी, इसको के मान लिया, तो आपका जो टाइम है वो 16 मिनट दिया हुआ है, इसको आपने के माना, 1/√8 हो गया माइनस 1/√16 हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू जो आएगी वो 64/√2 - 1 आएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है जो दूसरी कंडीशन है उसमें हमें T2 निकालना है, इसमें k इंटू 1/√H2, H2 की जगह H3 आ जाएगा, दिस विल बी रिप्लेस बाई H3 एंड H1 के बाद H2 आ जाएगा। तो H3 हमारा यहाँ 0 हो रहा है, -/√8। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है दिस इज इन्फिनिटी। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग अगर देखेंगे तो हमें इन्फिनाइट टाइम लगेगा क्रस्ट लेवल तक पानी को पहुंचने के लिए, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ये वैल्यू हमारी फाइनाइट होती है, बट मैथमेटिकली ये वैल्यू हमारी इन्फिनाइट आती है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि इस लेवल तक हम कभी पहुंच ही नहीं सकते, इट विल टेक इनफिनाइट टाइम टू रीच दैट लेवल। बट एक्चुअल में ये हमारी फाइनाइट वैल्यू होती है, और यहाँ पर यही चीज मेंशन की हुई है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू लोअर द लिक्विड सरफेस टू द क्रस्ट ऑफ द वियर must be considered to be equal to 0, in which case time t becomes infinity. It therefore means that liquid surface can never be reduced to level of crust of the weir. This is however not true, because the liquid in the reservoir is not at rest but it has some velocity which it is approaching the weir or notch. ठीक है, this causes the time of emptying the reservoir up to the crust. अगर crust तक आपको खाली करना है reservoir, that is finite, which is less than this equation. जो इस equation से वैल्यू आ रही है उससे एक्चुअल में कम होगी, बट मैथमेटिकली हमारी ये इन्फिनाइट वैल्यू मिल रही है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका थ्योरेटिकली आंसर हमारा डी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू ज्योमेट्रिकली सिमिलर मॉडल्स, दो हमारे पास मॉडल्स हैं जो कि ज्योमेट्रिकली सिमिलर है। सिमिलर ज्योमेट्रिकल मॉडल्स का मतलब है कि देयर इज अ सिमिलरिटी ऑफ शेप, उन दोनों में शेप की सिमिलरिटी है, और शेप की सिमिलरिटी हम तब मानते हैं जब उनकी जो लीनियर डायमेंशंस हैं, सभी डायरेक्शंस में जितनी भी लीनियर डायमेंशंस पॉसिबल हैं, एक हमारी लीनियर डायमेंशन एक्स डायरेक्शन में होगी, एक डायरेक्शन हमारी वाई डायरेक्शन में होगी जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, और एक हमारी वर्टिकल डायरेक्शन होगी। तो तीनों डायरेक्शन में जो हमारी डायमेंशंस का रेशियो है वो हमारा इक्वल है, तब हम उसे कहेंगे कि हमारे जो मॉडल और प्रोटोटाइप है वो ज्योमेट्रिकली सिमिलर हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक क्यूबॉइड देखें तो इनके जो रेशियोज हैं, अगर आप देखोगे तीनों का जो रेशियो है, यानी प्रोटोटाइप, ये हमारा प्रोटोटाइप है और ये हमारा मॉडल है। तो अगर इनके डायमेंशंस देखोगे तो एक ये डायमेंशन हमारी एक्स डायरेक्शन में a/a/2, b/b/2, c/c/2, दिस इज कांस्टेंट, और जो ये रेशियो है इसको हम स्केल रेशियो बोल रहे हैं लीनियर डायमेंशन की। तो जब ये चीज
कांस्टेंट होगी सभी डायरेक्शंस में, तो उसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकली सिमिलर। तो यहाँ पे जो ये रेशियो दिया है वो हमारा LR दिया हुआ है, और एक लेबोरेटरी में उनका यूज किया जा रहा है जहां पर हमारा जो फ्राउड नंबर है वो सेम है। तो फ्राउड नंबर आपको पता है प्रोटोटाइप और मॉडल के लिए अगर हम रेशियो देखें तो VP अपॉन रूट यहाँ पे GYP यानी डेप्थ फैक्टर होगा मॉडल का और प्रोटोटाइप का अपॉन GYM। तो ये YP और जो है वो डेप्थ फैक्टर है, तो ये हमारा लीनियर डायमेंशन है, तो इसका रेशियो LR हो जाएगा। तो ये हमारे इक्वल दिए हैं, तो वी विल गेट VP अपॉन VM इज इक्वल टू रूट YP अपॉन YM। तो ये आ जाएगा आपका रूट LR। एक रेशियो हमें इस इक्वेशन से ये मिल गया, और हमसे पूछा जा रहा है कि करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशंस हमारे क्या होंगे। तो एक्सेलरेशन प्रोटोटाइप और मॉडल का जो रेशियो होगा वो हमारा एक्सेलरेशन रेशियो होगा। दिस इज गिवन बाय एक्सेलरेशन की अगर आप डायमेंशंस देखेंगे, दिस इज एक्सप्रेस्ड एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप बेसिकली उसकी SI यूनिट्स जाइए और उसकी SI यूनिट्स को कन्वर्ट कर लीजिए MLT फॉर्म में, डायमेंशनिंग फॉर्म में। तो अगर आप देखेंगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को, लेंथ और टाइम के फॉर्म में, LP अपॉन LM इंटू TM अपॉन TP का होल स्क्वायर। ठीक है, तो LP अपॉन L जो है वो आपका LR है, और TM और TP आपको चाहिए, तो ये कहां से निकलेगा आपका, ये जो आपने इक्वेशन 1 निकाली वहां से निकलेगा, बिकॉज वेलोसिटी हमारी डायमेंशंस क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप लिख सकते हो वेलोसिटी को LP अपॉन LP अपॉन TP अपॉन LM अपॉन TM इंटू इक्वल टू रूट LR। इसको आप सिंपली सॉल्व करोगे तो LR इंटू TM अपॉन TP इज इक्वल टू रूट LR। तो आपका ये आ जाएगा TM अपॉन TP अपॉन TM इज गिवन बाई रूट LR। ठीक है, इस इक्वेशन को आप वापस से यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा जो एक्सेलरेशन का रेशियो आ जाएगा AR इज इक्वल टू LR इंटू 1/LR। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा ज्योमेट्रिकली सिमिलर मॉडल के लिए जहां पे फ्राउड नंबर इक्वल है वहां पर हमारा जो रेशियो आएगा एक्सेलरेशन रेशियो वो हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टॉर्टेड मॉडल ऑफ अ रिवर दिया हुआ है। तो डिस्टॉर्टेड मॉडल का मतलब ये है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल स्केल रेशियो है और वर्टिकल स्केल रेशियो है वो हमारा सेम नहीं है, और वो तब होगा कि जब हमारे मॉडल और प्रोटोटाइप जो है वो ज्योमेट्रिकली सिमिलर नहीं होंगे। यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है। और ऐसा कहाँ पर होता है, ऐसा बेसिकली जब हम रिवर्स की हाइड्रोलिक स्टडीज करते हैं तो रिवर्स में क्या है, अगर हम रिवर्स की डायमेंशन देखें तो हमारी जो विड्थ होती है, एक पैरामीटर हमारी विड्थ होगी क्रॉस सेक्शन अगर देखें, और एक हमारी डेप्थ होगी। ठीक है, और एक इसकी एक लेंथ फैक्टर होगा, लेंथ ऑफ रिवर। तो आप देख रहे हैं लेंथ और विड्थ के रेस्पेक्ट में डेप्थ जो है वो हमारी बहुत कम है। तो जो मॉडल्स में जब हम बनाते हैं इनका, तो इट इज कन्वीनियंट कि हम दोनों जो स्केल्स हैं, हमारी हॉरिजॉन्टल में स्केल हमारी लेंथ और विड्थ की होंगी, तो दे विल करस्पॉन्ड टू हॉरिजॉन्टल स्केल। और जो वर्टिकल स्केल में हम करेंगे, ये अगर हम क्रॉस सेक्शन मान रहे हैं, ये हमारा फ्लो है। ठीक है, तो जो डेप्थ है उसका हमारा रेशियो जो होगा वो वर्टिकल स्केल को करस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्केल हमने मान लिया, यहां पर हॉरिजॉन्टल स्केल रेशियोज जो दिए हुए हैं वो LH दिया हुआ है और वर्टिकल LV दिया हुआ है। रेशियोज का मतलब है कि जो मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में हॉरिजॉन्टल डायमेंशन यानी विड्थ और लेंथ में जो रेशियोज हैं वो LH है, और प्रोटोटाइप और मॉडल में जो डेप्थ रेशियोज हैं वो आपके LV हैं। यानी अगर आप DP अपॉन DM लिखोगे तो वो LV के बराबर है, और LH जो है वो विड्थ यानी BP अपॉन BM इज इक्वल टू LP अपॉन LM जो है वो हमारा लेंथ स्केल रेशियो है इन हॉरिजॉन्टल स्केल। तो LH और जो LV हैं दे आर नॉट इक्वल इन केस ऑफ डिस्टॉर्टेड मॉडल। ठीक है,
और ये पर्पस बेसिकली यही है बिकॉज वहां पर हमारी जो डेप्थ है वो एज कंपेयर टू लेंथ एंड विड्थ बहुत कम होती है, तो वी हैव ऑलवेज गॉन फॉर डिस्टॉर्टेड मॉडल फॉर द एनालिसिस। और यहाँ पर हमसे डिस्चार्ज रेशियो पूछा जा रहा है, तो डिस्चार्ज रेशियोज आपको देखना है, तो एसआई यूनिट्स में जो डायमेंशंस हैं वो आपके मीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो आप इसको लिख सकते हो एलपी क्यूब अपॉन टीपी इंटू एलपी क्यूब अपॉन टीपी अपॉन टीएम अपॉन एलएम, पर आप इसे यहां पर यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारा डिस्टॉर्टर मॉडल्स में अप्लीकेबल नहीं है। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक डायमेंशंस में जाना पड़ेगा, बेसिक फॉर्मूलेज में जाना पड़ेगा। तो डिस्चार्ज को आप क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू वेलोसिटी एपी इंटू वीपी अपॉन एम इंटू वीएम। अब अगर आप देखोगे कि प्रोटोटाइप में जो एरिया है वो आपका क्या है, प्रोटोटाइप की विड्थ और प्रोटोटाइप का डेप्थ इंटू वीपी अपॉन बीएम, एरिया ऑफ मॉडल बीएम है और यहां पर डीएम है डेप्थ और दिस इज वीएम। तो अगर आप देखेंगे कि जो बीपी अपॉन बीएम है ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्केल का फैक्टर है, तो ये हमारा एलएच हो गया, ये डीपी अपॉन डीएम हमारा वर्टिकल स्केल है एलपी, और वीपी अपॉन वीएम आपको नहीं पता। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर रिवर है, तो रिवर में जो फ्लो हो रहा है दैट इज ग्रेविटी फ्लो। जैसा कि हमने ओपन चैनल में आपको पता है कि ओपन चैनल में हमारा ग्रेविटी फ्लो प्रोडोमिनेट करेगा, तो वहां मॉडल और प्रोटोटाइप की स्टडी में आपको फ्राउड्स नंबर इक्वेट करने पड़ेंगे फॉर डायनामिक सिमिलरिटी। डायनामिक सिमिलरिटी में हमारी किसी भी पॉइंट पे जो फोर्सेस हैं वो सेम है, तो वहां पर जो फ्राउड्स नंबर होगा वो बराबर होगा। तो दैट इज गिवन बाय v अपॉन जी, यहाँ पे dp होगा बिकॉज डेप्थ लेते हैं हम फ्राउड्स नंबर में फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। अगर मान लें तो dm, तो vp अपॉन vm जो आ जाएगा वो आ जाएगा रूट dp अपॉन dm, तो जो कि हमारा स्क्वायर रूट ऑफ वर्टिकल स्केल रेशियो है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप lv इंटू एलवी की पावर 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो lh इंटू एलवी की पावर 3/2। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां मैच द फॉलोइंग करनी है, डिफरेंट टाइप्स की बॉडीज है और ड्रैग कोफिशिएंट दिया है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा जो स्टोक्स लॉ होता है कि कोई भी स्फेरिकल पार्टिकल अगर एक इनफिनाइट एक्सटेंट के फ्लूइड में फॉल करता है तो इस पे जो ड्रैग फोर्स आती है वो आपकी आती है Fd इज इक्वल टू 3 पाई म्यू वी डी, ठीक है। और आपका जो ड्रैग कोफिशिएंट है वो ड्रैग फोर्स डिवाइडेड बाई हाफ रो ए वी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां पर सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां पर जो सी डी की वैल्यू आएगी वो 24 अपॉन आर ई की होगी। पर इस इक्वेशन की, इस स्टोक्स लॉ की वैलिडिटी की ये है कि रेनॉल्ड्स नंबर हमारा 0.2 से कम होता है, ठीक है। तो अगर आप रेनॉल्ड नंबर्स 0.2 से कम है तो इस इक्वेशन का वैल्यूड वहां कर सकते हो कि जो ड्रॉपलेट है बिकॉज स्फेरिकल शेप का होता है, वहां पे रेनॉल्ड नंबर 0.1 है, तो यहां पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट 240 ड्रैग कोफिशिएंट फॉर अ ड्रॉपलेट। अब जैसे जैसे आप रेनॉल्ड नंबर्स बढ़ाते जाओगे तो रेनॉल्ड नंबर बढ़ता जाएगा, तो आपकी जो रेनॉल्ड्स नंबर 1 तक के लिए एक ओस्वीन्स फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो जिसमें सी डी इज इक्वल टू 24 अपॉन आर ई 1 प्लस 3/16 आर ई होता है, ठीक है। बेसिकली ये इक्वेशन देखी गई जब रेनॉल्ड नंबर हमारा 2 तक वैलिड होगा, और जैसे जैसे आपका रेनॉल्ड नंबर बढ़ता जाएगा, मीन्स अगर रेनॉल्ड नंबर हमारा 10⁻³ से 10⁵ में होगा तो ड्रैग कोफिशिएंट हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा रेनॉल्ड नंबर से, और उस समय जो हमारी ड्रैग की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आती हैं वो हमारी 0.4 to 0.5 आ जाती हैं। तो यहाँ पर स्फेयर जिसके लिए रेनॉल्ड नंबर 10⁴, 10⁵ है वो हमारा 0.5 होगा। अब फ्लो प्लेट्स परपेंडिकुलर टू फ्लो जहां पर रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 1000 है, वो चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है कि किसी भी फ्लैट प्लेट को आप अगर रखते हैं परपेंडिकुलर टू फ्लो तो जो हमारा ड्रैग कोफिशिएंट आता है दैट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ और विड्थ का जो रेशियोज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे L/B का रेशियो के हिसाब से हमारी
ड्रैग कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज दी हुई हैं और ये देखा गया कि जब रेनॉल्ड नंबर 1000 से ज़्यादा हो जाएगा तो इस पे L/B का जो रेशियो है, ठीक है, वो इफेक्ट खत्म होने लगेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी L/B की इनफिनाइट वैल्यू है, इनफिनाइट मीडियम में हमारी मीन्स जो B है वो इनफिनाइट विड्थ की है, तो जो CD की वैल्यू है वो 2 के अप्रॉक्स है। तो अगर आप देखेंगे कि 3 डायमेंशनल बिहेवियर में जो CD की वैल्यू है 1.1 के अराउंड है और लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 2 के अबाउट है फॉर फ्लैट प्लेट फ्लो विच इज 2 डायमेंशनल इन कैरेक्टर। तो जनरली 2 के अप्रॉक्स हमारी ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पे नियरेस्ट आंसर ऑप्शन 1.9 होगा। और एरोफॉइल के केस में बिकॉज रेनॉल्ड नंबर इज वेरी वेरी हाई, तो आप यहाँ पर ये इक्वेशन यूज कर सकते हो ड्रैग कोएफिशिएंट के लिए, ठीक है। इसका मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो एरोफॉइल के लिए जो वैल्यू निकल के आती है फॉर वेरी वेरी लार्ज रेनॉल्ड नंबर्स वो हमारी 0.003 होगी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन C होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द सेम मीन वेलोसिटी हमारी सेम अगर रखी जाए और हमसे बोला जा रहा है कि जो रेशियो ऑफ हेड लॉस है डिवाइडेड बाई लेंथ किसी भी सीवर पाइप के लिए, ये जो रेशियो है ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप के बराबर होगा और सीवर जो है वो फ्लो फुल कर रहा है और हाफ फ्लो फुल केस के लिए हमें रेशियो निकालना है स्लोप का। तो यहाँ पर सीवर फ्लो के केस में आप वी कैन यूज द मैनिंग्स फॉर्मूला, ठीक है, K/N R⁴ S/1/2 एंड R इज द हाइड्रोलिक रेडियस। तो हाइड्रोलिक रेडियस आप फ्लोइंग फुल का केस अगर देखेंगे तो R इज A/P। A/P आपका आ जाएगा फुल फ्लो के केस में πd²/4 और वेटेड पैरामीटर जो होगा πd होगा बिकॉज फुल फ्लो हो रहा है, तो पूरा आपको पैरामीटर लेना पड़ेगा πd। तो दिस विल कम एज d/4। हाफ फ्लो के केस में अगर हम देखेंगे तो जो RH होगा, एरिया ऑफ फ्लो हमारा πd²/8 होगा और हमारा जो वेटेड पैरामीटर है πd/2 होगा। सिर्फ इतना जो वेटेड पैरामीटर ये होगा, तो इसकी वैल्यू भी d/4 आएगी, d/4 आएगी। तो आप देखेंगे कि हमारा हाइड्रोलिक रेडियस जो है वो सेम रह रहा है, चाहे हमारा सीवर फ्लो फुल कर रहा हो या हाफ फुल फ्लो कर रहा हो और हमारी मीन वेलोसिटी सेम है। तो आपकी इक्वेशन जो आएगी S1⁴ R2⁴ S2⁴ बिकॉज मीन वेलोसिटी इज इक्वल है। तो बिकॉज R1 और R2 इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो S1 = S2 आ जाएगा। तो जो रेशियो है वो हमारा 1 आ जाएगा। तो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ का रेशियो हमारा 1 होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अ प्रेशर वेव दिया हुआ है कि वाटर हैमर हो रहा है और दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव है वो हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर के बराबर होगी और हमें बताना है ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, किसी भी पाइप में, लॉन्ग पाइप में अगर हमारा फ्लो हो रहा है और उसको सडनली हम वॉल्व क्लोज कर देते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन किसी भी सिचुएशन में हम वॉल्व को क्लोज कर रहे हो, इंस्टेंटेनियसली कर रहे हो, रैपिड क्लोजर कर रहे हो, ग्रेजुअल क्लोजर कर रहे हो, तो ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी कंप्रेसिबिलिटी होगी एक, और बिकॉज जैसे ही आप वॉल क्लोज करोगे तो ड्यू टू सडन चेंज इन मोमेंटम की वजह से एक हमारी प्रेशर सर्ज जनरेट होगी जो कि बहुत हाई स्पीड पे काम करेगी एंड अंडर गो रिफ्लेक्शन एट एंड, ठीक है। तो अगर हमारा पाइप रिजिड है, ठीक है, तो यहां पर ये प्रेशर वेव्स आपको दिख रही हैं किस तरह हमारा सडन चेंज इन मोमेंटम की वजह से प्रेशर सर्ज जनरेट हो रहा है। अगर पहला केस लेते हैं, अगर हमारा पाइप जो है वो रिजिड है, ठीक है, तो उस समय जो वेलोसिटी ऑफ द प्रेशर वेव होगी वो K/ρ के बराबर होगी और ये वही वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से हमारा साउंड इस लिक्विड मीडियम में, जिस मीडियम में हमारी प्रेशर वेव जनरेट हो रही है उसमें ट्रैवल कर रहा होगा। तो दिस इज द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर का बल्क मॉडुलस है और ये वाटर की डेंसिटी है। तो ये जो रेशियो आएगा
तो पाइप अगर रिजिड है उस केस में हमारी जो सर्ज वेव यानी प्रेशर वेव की जो वेलोसिटी होगी ये वही वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से साउंड वेव पानी में ट्रैवल कर रही होगी, यानी लिक्विड मीडियम में ट्रैवल कर रही होगी। और अगर ये पाइप हम इलास्टिक पाइप मान लें, ठीक है, जहां पे इलास्टिक मॉडुलस ऑफ जो पाइप का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो अगर कंसीडर करते हैं तो ये वेलोसिटी कुछ इस तरह होगी, सी नॉट के बाई रो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी बाई डी। डी जो है हमारा इस पाइप का डायमीटर है और ये इसकी थिकनेस है इनटू के बाई ई। तो ये एक जो फैक्टर है, ठीक है, इस फैक्टर को हम अगर मान लें 1 बाई पी फैक्टर इंटू के बाई रो, तो आप देख रहे हैं कि ये वेलोसिटी हमारी पी फैक्टर से, ये हमारी ओरिजिनल हमारी सी वेलोसिटी थी, तो सी बाई पी हो जा रही है बिकॉज ऑफ दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड उसका जो डायमीटर है थिकनेस की वजह से हमारी जो साउंड प्रेशर वेव की वेलोसिटी थी वो रिड्यूस हो जा रही है एक्चुअल वेलोसिटी अगर पाइप में हम इलास्टिसिटी कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट फिर हमेशा करेक्ट नहीं होगा, ये इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ पाइप अगर हम कंसीडर करते हैं तो इट विल रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द प्रेशर वेव जो कि क्लोजर ऑफ वॉल्व के होने से जनरेट हो रही हैं हमारी लॉन्ग पाइप सिस्टम में। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस में फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।